पीगू ने कहा कि यदि कीमतें गिरती हैं तो लोगों का जो रियल बैलेंस है वो बढ़ता है। रियल बैलेंस यानी कि वैल्यू ऑफ मनी, अर्थात उसका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। और परचेजिंग पावर बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था में लोग डिमांड करते हैं, परचेजिंग करते हैं, और परचेजिंग करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो लेबर की मांग बढ़ेगी, लेबर की मांग बढ़ेगी तो फिर उनको उनकी आय बढ़ेगी और फिर वो अर्थव्यवस्था में मांग करेंगे। तो इसी को हम पीगो इफेक्ट कहते हैं। डिटेल में इस वीडियो में आगे दिखाया गया है क्लासेस। अभी पीगू प्रभाव हमें देखना है। पीगू इफेक्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं पीगू इफेक्ट और रियल बैलेंस इफेक्ट, दो नाम से जानते हैं। एक तो पीगू इफेक्ट या रियल बैलेंस इफेक्ट। रियल बैलेंस इफेक्ट या पीगू इफेक्ट क्या होता है अभी आगे देखेंगे। इसको हिंदी में पीगू प्रभाव कहते हैं। एसी पीगू पूरा नाम है, जिन्होंने वेज कट थ्योरी भी दिया था। एसी पीगू ये लंदन के रहने वाले थे और इन्होंने इनका जन्म 1877 में हुआ था और मृत्यु 1959 में हुआ था। और इसी इसी दौरान किन्स भी थे। तो किन्स के थ्योरी से ये किन्स के थ्योरी का जो किन्स ने थ्योरी दिया उसको इन्होंने चुनौती दिया, इन्होंने विरोध किया और ये कहा कि किन्स ने जो कहा है कि अर्थव्यवस्था लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाती है। लिक्विडिटी ट्रैप, जिसमें सभी लोग कैश को अपने हाथ में रख लेते हैं, अपने पास रखते हैं और ब्याज दर इतना कम आ जाता है कि वो किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाती है। यानी कि सभी लोग नगद रखना पसंद कर देते हैं। लिक्विडिटी का मतलब मुद्रा नगद रूप में अपने पास रखना। तो इसी पीगू ने एक किताब भी लिखी थी, द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर 1920 में। बहुत ही प्रसिद्ध किताब है ये। द वैल्यू ऑफ मनी 1917 में इनका प्रकाशित हुआ। द रिडल ऑफ द टैरिफ 1903 में प्रकाशित हुआ। इन तीनों किताबों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो फेमस किताब हुआ 1920 में जो द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर प्रकाशित हुआ। ये मूलतः क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के हिमायती थे और ये प्राकृतिक समायोजन में विश्वास रखते थे। यानी कि अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और बाजार प्राकृतिक रूप से इक्विलिब्रियम को प्राप्त करेगी, अपने आप पूर्ण रोजगार को अर्थव्यवस्था प्राप्त कर लेगी दीर्घकाल में। इसलिए अर्थव्यवस्था में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका मानना था और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का भी मानना था। इन्होंने मार्शल के सिद्धांतों को बहुत आगे बढ़ाया। तो पीगू ने ये कहा कि जब अर्थव्यवस्था में किन्स के अनुसार एग्रीगेट डिमांड में समग्र मांग में कमी आ जाती है, तो जिसके कारण समग्र मांग में कमी होने के कारण कीमतें गिरने लगती हैं। कीमतें जब गिरती हैं, प्राइसेस गिरती हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ने लगता है। तो इन्होंने कहा कि इस जाल से निकलने का एक तरीका अपने आप डेवलप हो जाएगा। वो ये है कि जब कीमतें गिरेंगी तो लोगों के पास जो पैसा है, जो लोग बॉन्ड में या रियल एसेट में रखे हैं, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, उसका कीमत बढ़ जाएगा और लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। क्रय शक्ति लोगों की बढ़ जाएगी और लोग उपभोग ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। उपभोग ज़्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से फिर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ जाएगा और हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। ये इन्होंने समझाया। इनका पूरा एक ये चित्र में दिखाया गया है पूरे इनके कॉन्सेप्ट को कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा, नो जॉब लेके ये खड़े हैं, तो जब कोई जॉब नहीं रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा तो कीमतें फॉल करती हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं बाजार में जाकर के खरीदारी करें, तो कीमतें और घटती हैं ताकि उत्पादक ये सोचता है कि कम से कम हमारा खर्चा निकल जाए, तो वो कीमत को और घटाता है कि कस्टमर आएंगे और हमारे सामान को खरीदेंगे। कीमतें जब घटती हैं तो पीपल को और ज़्यादा खरीदने का शक्ति मिलती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। जब प्राइस गिरता है तो परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि रियल बैलेंस बढ़ जाता है उनका। रियल बैलेंस मतलब जो उन्होंने रियल एसेट के रूप में रखा है, मुद्रा के रूप में रखा है या बॉन्ड के रूप में रखा है, वो पैसा बढ़ जाता है। उसको कहते हैं रियल बैलेंस। रियल बैलेंस बढ़ने लगता है, इसी को रियल बैलेंस इफेक्ट कहा गया इनके सिद्धांत को, क्योंकि उनका पूरा जो रियल बैलेंस में था कि व्यक्ति का जब वस्तु की कीमतें गिरती हैं तो व्यक्ति के रियल बैलेंस बढ़ जाता है। रियल बैलेंस बढ़ता है यानी कि कहने का मतलब परचेजिंग पावर बढ़ जाता है जब कीमतें गिरती हैं, तो क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। एक तो जब वैल्यू ऑफ मनी कैसे बढ़ती है, जैसे कीमत गिरता है तो जो सामान, यदि एक कोई वस्तु है जिसका कीमत 100 रुपये था, अब कीमत घट करके उसका कीमत घट करके कितना हो गया, अब हो गया 70 रुपीज़। तो अब वो कम खर्चे में ही उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है, या थोड़ा और पैसा लगाए तो वो कई ए ला सकता है। तो इस प्रकार से उसका जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाता है मनी का, और इसलिए वो खर्च करने के लिए प्रोत्साहित होता है। तो वो यहाँ से एक एरो दिया गया है, वो ज़्यादा कंजम्पशन
करता है, खरीदारी के लिए बाजार जाता है और वस्तुएं खरीदना चाहता है। फर्म इम्प्लाई मोर वर्कर्स टू मीट ग्रोइंग डिमांड। जब वो डिमांड बढ़ेगा, रियल बैलेंस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन या उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझ जाना। प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो ये उनका कहना था, जैसे एरो दिखाया गया, सो एम्प्लॉयमेंट ग्रोस, एम्प्लॉयमेंट यानी कि बढ़ेगा। तो ये इन्होंने कहा कि किस तरह से रियल बैलेंस यदि मंदी की स्थिति है, क्योंकि किन्स ने 1930 के मंदी से संबंधित ही अपने सिद्धांत दिए थे, तो उन्होंने कहा कि मंदी से निकालना है। तो पीगू ने अपना सिद्धांत दिया कि हम प्राकृतिक, किन्स ने कहा क्या, किन्स ने कहा कि गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, मार्केट में गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए और लोगों को पैसे देना चाहिए ताकि लोग खर्चा करें, जिससे कि एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग बढ़े। पीगू ने कहा नहीं, हम इसको प्राकृतिक रूप से ही ठीक कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से ऐसे ठीक हो जाएगा कि जब कीमतें गिरेंगी तो लोगों का रियल बैलेंस बढ़ जाएगा, जो मुद्रा के रूप में और बॉन्ड के रूप में रखे हैं वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और परचेजिंग पावर उनकी, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। जैसे यदि आलू, 1 किलो आलू 10 रुपए का मिलता था तो अब 5 रुपए का ही मिल रहा है, ठीक है। तो 5 रुपए में यानी कि 10 रुपए में वो 2 किलो आलू लाएंगे, 2 केजी लाएंगे, तो वो खर्च करने के लिए उत्साहित होंगे, खर्च करेंगे, जाएंगे मार्केट, खर्चा करेंगे। तो जब खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसको पूरा करने के लिए प्रोडक्शन करना होगा, उत्पादन बढ़ाना होगा, उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें लेबर चाहिए या लोग चाहिए, आदमी चाहिए, तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की मांग बढ़ेगी, तो उनको रोजगार मिलेगा, फिर उनको पैसे मिलने लगेंगे, उनको पैसे मिलेंगे, इनकम मिलेगा, इनकम मिलेगा तो फिर डिमांड बढ़ेगा और ये अर्थव्यवस्था पूरी तरह से फिर चलने लगेगी, ढर्रे पे आ जाएगी। तो ये पीगू इफेक्ट कहता है कि जो एग्रीगेट डिमांड शॉर्टेज है वो हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसी को पीगू इफेक्ट कहा गया। पीगू ने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को ही पीगू इफेक्ट कहा गया। तो पीगू इफेक्ट क्या हो गया, मंदी की स्थिति में जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड जब कम हो जाती है तो प्राइस भी घटती है, किसी ने भी ये माना, प्राइस घटती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, यानी कि बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक, अब प्राइस जब घटती है बेरोजगारी बढ़ती है, तो किसी ने कहा कि गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करके और लोगों को पैसे देना चाहिए ताकि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जा सके। लेकिन पीगू ने कहा कि जब प्राइस गिरेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर यानी कि क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी और क्रय शक्ति जब बढ़ेगी तो लोग डिमांड करेंगे, वस्तुओं को क्रय करेंगे, वस्तुओं को क्रय करेंगे तो प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि रोजगार बढ़ेगा, फिर कीमतें बढ़ेंगी और फिर अर्थव्यवस्था ढर्रे पा जाएगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट फिर बढ़ जाएगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दशा अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी अर्थव्यवस्था में, ऐसा किन्स का कहना था। इसी को पीगू इफेक्ट कहा गया। और रियल बैलेंस इफेक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि रियल बैलेंस, उनके पास जो मुद्रा है और जो बॉन्ड के रूप में, अन्य परिसंपत्ति के रूप में लोग रखते हैं, सेविंग करते हैं, तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगा। वैल्यू ऑफ मनी जब बढ़ेगा तो लोग खर्च करने के लिए तैयार होंगे, तो जब खर्च करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, जिसकी किन्स ने चिंता की, एग्रीगेट डिमांड कम हो गया है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा और प्राकृतिक रूप से अर्थव्यवस्था फिर से उसी ढर्रे पे कार्य करने लगेगी। तो ये है पीगू इफेक्ट। यहाँ पे उसी चीज को इंग्लिश में समझाया गया है, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। द पीगू इफेक्ट इज अ थ्योरी प्रपोज्ड बाय द फेमस एंटी केन्सियन इकोनॉमिस्ट ऑथर पीगू। It explains a relationship between consumption, employment, and economic output during times of deflation and inflation. According to Pigou, during deflation, prices are low, which leads to greater real wealth. The increased wealth then simul stimulates stimulates demand, leading to a rise in output and consequently employment. On the other hand, during inflation, prices rise, wealth falls, consumption falls, and hence output and employment decline, leading to a drop in again demand. उन्होंने दोनों तरह की चर्चा की। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन डिफ्लेशन का अर्थ होता है कीमतों का गिरना, जब वस्तुओं की कीमतें गिरने लगती हैं, अर्थव्यवस्था में मंदी हो जाती है, अस्फीति कहते हैं इसको, अर्थव्यवस्था में मंदी हो जाती है, कीमतें गिरने लगती हैं और एग्रीगेटिव डिमांड कम हो गया रहता है, जिसके कारण कीमतें गिरती हैं। तो ऐसी स्थिति में पीगू ने कहा कि जब कीमतें गिरती हैं तो व्यक्ति का, लोगों का रियल बैलेंस बढ़ जाता है, रियल बैलेंस बढ़ जाता है, यानी परचेजिंग पावर ऑफ मनी बढ़ जाता है और इसके कारण वो डिमांड करता है, कंजम्पशन को बढ़ावा देता है, कंजम्पशन को बढ़ावा देता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को खुद ही अपने आप अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाएगा और फुल एम्प्लॉयमेंट में, इक्विलिब्रियम में अर्थव्यवस्था आ जाएगी। इसके विपरीत यदि इन्फ्लेशन है, यानी कि कीमतें, इन्फ्लेशन में क्या होती है, कीमतें बढ़ती हैं, इसके डिफ्लेशन के बिल्कुल उल्टा होता है इन्फ्लेशन। तो कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ेंगी
तो रियल बैलेंस कम होगा, परचेजिंग पावर कम होगा, और एग्रीगेट डिमांड गिरेगा। ये पीकू का कहना था। दोनों स्थितियों में दोनों को उन्होंने डिफाइन किया। डिफ्लेशन में जब मंदी की स्थिति है, जिसकी चर्चा कीन्स ने बहुत ही जोरदार करा, और उन्होंने 1936 में उसी के संबंध में एक किताब भी निकाला, 1930 के महामंदी के संबंध में। 1936 में द एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी, उनका जो थ्योरी था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। पीकू ने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, प्राकृतिक रूप से स्वतः अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम को प्राप्त हो जाएगी। तो वो इसी आधार पे कहे थे, इसी अपने सिद्धांत के आधार पे उन्होंने कहा कि जब कीमत गिरेगी तो उसके पास रियल बैलेंस, यानी कि जो मुद्रा की परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगा, और वो खरीदारी करने के लिए मार्केट की ओर जाएगा, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी है और जो मंदी है वो दूर हो जाएगी, ऐसा इनका मानना था। इसलिए इनको रियल बैलेंस इफेक्ट भी कहते हैं, पीगू के सिद्धांत को। Also known as real balance effect, the Pigou effect essentially proposes that any increase or decrease in aggregate demand will be self-correcting. एग्रीगेट डिमांड में कोई भी कमी और वृद्धि अपने आप करेक्ट हो जाएगा। द मेन आर्गूमेंट पीगू emphasizes in the lack of any link between real balance and current consumption in the general theory of Keynes. His real balance effect theory tries to provide a link that explains the economy as being more self-correcting to exchange to changes in aggregate demand than what John Keynes predicted. अब हम देखते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप से कैसे निकल सकता है पीगू के अनुसार। क्योंकि अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें ये जो एलएम वक्र है वो हॉरिजेंटल हो जाए पूरी तरह से, और मनी सप्लाई का, मुद्रा में परिवर्तन का कोई प्रभाव ना पड़े ट्रैप पे, और सभी लोग अपने पास कैश रखना पसंद करें, और चाहे ब्याज दर अब इतनी कम आ जाती है कि वो उस पर कोई भी किसी भी बांड में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं लोग। तो अकॉर्डिंग टू द थियरी, प्राइस लेवल एंड employment fall and unemployment rise. As price level decline, real balance increase, and by the Pigou effect, consumption in the economy is stimulated. This creates a fresh set of IS-LM curve there, where the IS curve intersect the LM curve above the horizontal liquidity trap portion at the higher interest rate. Consequently, the economy attains full employment equilibrium. तो ये कहा गया कि जब रियल बैलेंस बढ़ेगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा फील होगा, क्योंकि कीमतें गिरेंगी, तो रियल बैलेंस, जिसके अभी हम बात कर रहे थे पीछे, रियल बैलेंस बढ़ेगा और लोग ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे। तो अभी इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, IS-LM वक्र यहाँ पे कट कर रहे थे, इनकम यहाँ पे डिसाइड हुआ था, फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम यहाँ पे नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट है। पीयू ने कहा कि ऐसी स्थिति में कंजम्पशन बढ़ेगा और IS वक्र बाहर की ओर शिफ्ट होगा, LM वक्र भी बाहर की ओर शिफ्ट होगा, और ऐसे में जो इनकम है वो बढ़ के वाई तक आ जाएगा। और ये इसी प्रकार से बढ़ता हुआ ऐसी स्थिति आएगी कि IS वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट होकर के IS यहाँ पे इंटरसेक्ट कर सकता है, और आय बढ़ करके ये हो सकता है, आय बढ़ के यहाँ पे आ सकता है, और ब्याज दर ऊपर की ओर बढ़ सकती है। इसकी चर्चा उन्होंने की, ये थोड़ा ऊपर होगा, यहाँ पे आएगा, ब्याज दर ऊपर की ओर जा सकती है, जिसमें जहाँ पे मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो फेल कर जाती है यदि, और इस प्रकार से हम लिक्विडिटी ट्रैप से बाहर आ सकते हैं रियल बैलेंस इफेक्ट के माध्यम से। रियल बैलेंस इफेक्ट के माध्यम से हम लिक्विडिटी ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ने के कारण लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है, और वो डिमांड को बढ़ा देते हैं, डिमांड बढ़ती है, तो IS वक्र बाहर की ओर शिफ्ट होती है, और ये शिफ्ट होते हुए ये लिक्विडिटी ट्रैप से, यानी हॉरिजॉन्टल मोड से बाहर की ओर आ सकती है, और ब्याज दर बढ़ सकती है। ब्याज दर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सेविंग बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। यदि अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगे, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था लिक्विडिटी ट्रैप से बाहर निकल सकती है। ये पीगू इफेक्ट में समझाया गया। इसकी आलोचना भी की गई, पीगू प्रभाव की आलोचना ये की गई कि जापान में एक प्रयोग किया गया। जापान में 1990 में शून्य ब्याज दर की स्थिति में पीगू प्रभाव असफल रहा। ब्याज दर जबकि शून्य कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ, और कीमतें नीचे आ गई थी, और लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, और कोई सेविंग में वृद्धि, इन्वेस्टमेंट में कोई वृद्धि नहीं हुई, और पीगू प्रभाव असफल रहा था उस समय। जो पीगू कहते हैं कि रियल बैलेंस इफेक्ट से डिमांड बढ़ जाएगा, और डिमांड बढ़ेगा तो ब्याज दर ऊपर निकल जाएगी, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ें होंगी, तो ऐसा नहीं हुआ।
मूल्य में कमी की प्रत्याशा में उपभोग स्थगित हो सकता है। मूल्य में जब कमी हो रही हो, तो जैसा पीकू ने कहा कि मूल्य में कमी होते ही लोग डिमांड करेंगे, लोग डिमांड बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि कंज्यूमर्स बहुत बुद्धिमान होता है और वो इंतजार करता है कि कीमतें और गिरेंगी। वो चाहता है कि कीमतें और गिरें और गिरें और गिरें। लालची होता है। वो चाहता है कि कोई चीज़ 10 रुपये मिल रहा है तो 5 रुपये मिले, 5 रुपये मिलेगा तो कहेगा 2 रुपये मिले। तो हम जानते हैं कि एक आदमी था जो शहर में गया था गाँव से घूमते हुए, तो उसको समझा दिया गया था कि तुम्हें शहर में लोग ठग लेते हैं, हर सामान का दाम डबल बताते हैं। तो वो शहर में गया, बारिश हो रही थी तो वो छाते की दुकान पे गया, छाते वाले से उसने कहा कि एक मुझे छाता दे दो। छाते वाले ने कहा कि 100 रुपये में मिलेगा। तो उसने कहा कि 50 रुपये में चाहिए, 50 रुपये में देना हो तो दो। छाते वाले ने कहा कि चलो भाई, 100 रुपये का टाइम है, पहले आदमी को ले जाओ, 50 में ही ले जाओ। उसने कहा कि नहीं, 25 में दोगे तो लेंगे। उसने कहा कि अच्छा चलो 25 में ही दो, क्योंकि पहले ग्राहक हो तुम, मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम वापस जाओ, चलो 25 में ही ले जाओ छाता, बारिश हो रही है, किसी तरह से घर चले जाओ। उसने कहा कि बेवकूफ़ समझा, मुझे 12 रुपये में दो। तो कंज्यूमर की स्थिति ये होती है कि वो चाहता है कि और गिरे, कीमतें और गिराई जाए। तो इसके आशा में वो उपभोग को स्थगित करता है, डिमांड को इसलिए नहीं बढ़ने देता है और ये डिमांड नहीं बढ़ पाता है। धनी वर्ग की एमपीसी कम होती है, क्योंकि हर समाज में दो वर्ग होते हैं, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग। तो जो अमीर वर्ग होता है वो की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बहुत कम होती है। उसकी आय बढ़ती है तो वो उपभोग पे उतना खर्चा नहीं करता है, जिससे कि एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ती है। दूसरा, मजदूरी कटौती एक सीमा के बाद असंभव होता है। मजदूरी में कटौती एक सीमा के बाद नहीं की जा सकती है। और जब मजदूरी में कटौती नहीं की जाएगी, मजदूरी स्थिर रहेगी, तो कीमत भी स्थिर रहेगी, कीमत में कमी नहीं होगी, और जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। तो ये कुछ आलोचनाएं थी पीहू के इफेक्ट की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।